प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मिरागल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान में अभिसमय अथवा संवैधानिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान में किस प्रकार संसदीय और संवैधानिक परंपराओं का महत्व है। ब्रिटेन का संविधान एक ऐसा संविधान माना जाता है जो किसी भी निश्चित समय पे बैठकर एक ही स्थान पर नहीं बनाया गया। ब्रिटेन के संविधान का निरंतर विकास हुआ है और इसके विकास में सबसे बड़ी भूमिका, केंद्रीय भूमिका ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराओं के द्वारा अदा की गई। तो देखने का हम प्रयास करते हैं कि ब्रिटेन में अभिसमय क्या है, संवैधानिक परंपराएं किस रूप में है और उनका ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास और संवैधानिक उन्नयन में किस प्रकार का योगदान रहा है। ब्रिटिश संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह मुख्यतः अभिसमयों अथवा संवैधानिक परंपराओं पर आधारित है। भारत, रूस, अमेरिका आदि के संविधानों की भांति ब्रिटिश संविधान एक निर्मित संविधान नहीं है, वरन एक विकसित संविधान रहा है। ब्रिटिश संविधान का आधारभूत स्रोत एवं संसदीय शासन संचालन की प्रेरक शक्ति उसकी अनेकानेक विकसित संवैधानिक परंपराएं हैं। ब्रिटिश संविधान को अभिसमयों पर आधारित संविधान भी कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान के जन्म, जीवन आदि के विकास की गाथा वास्तव में अभिसमयों के विकास की गाथा है। अभिसमय संविधान के वे आधारभूत अलिखित नियम हैं जिनसे ब्रिटिश शासन और संविधान शासन का संचालन करता है। डायसी ने अभिसमयों को संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश की संज्ञा दी है। जेएस मिल ने उनको संविधान के अलिखित नियम बताया है। डायसी के अनुसार संविधान के अभिसमय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण संप्रभुता संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हों या संसद के विशेषाधिकार। व्यक्ति के जीवन में जो स्थान आदत या स्वभाव का होता है, वही स्थान राज्य के जीवन में प्रथाओं और परंपराओं का होता है। पुराने संविधानों और भूतकाल के प्रति, अतीत के प्रति सम्मान रखने वाले देशों में प्रथाएं एवं परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अन्य दूसरे देशों में भी संविधान के विस्तार और विकास में ये सहायक होती है। ब्रिटेन के संविधान में इनका महत्व अत्यधिक रूप से इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन का संविधान एक निश्चित समय पर लिखबद्ध करके नहीं बनाया गया। यहां अभिसमयों का महत्व रहा है। परंपराओं और अभिसमयों के बिना ब्रिटेन के संविधान को न तो क्रियान्वित किया जा सकता है और न ही इसका अध्ययन किया जा सकता है। ब्रिटिश संविधान अक्षरशः लिखित और अक्षरशः अलिखित है। केवल इतना ही नहीं, उसका लिखित भाग अलिखित भाग की तुलना में बहुत कम है, जो केवल कुछ संवैधानिक अधिनियम के रूप में आज देखा जा सकता है। संविधान का लिखित भाग अपूर्ण है,
उसमें कई बातें छुटी हुई है और इन रिक्तियों की पूर्ति, इन खाली स्थानों की पूर्ति वहाँ निरंतर विकसित होती रही परंपराओं के आधार पर ही हुई है। हम ब्रिटेन में अभिसमयों का वर्गीकरण कुछ विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन में बहुत अधिक अभिसमय विद्यमान है। अभिसमयों का पालन किए जाने के पीछे विभिन्न कारण बताए जाते हैं, परंतु वास्तव में उनके पालन का सबसे शक्तिशाली कारण उनकी व्यावहारिक उपयोगिता है। लॉवेल के मतानुसार अभिसमयों का पालन किए जाने का कारण ब्रिटेन के लोगों का रूढ़िवादी स्वभाव है। ब्रिटेन के लोग परंपरा प्रिय हैं, अतः वे प्राचीन काल से चली आ रही राजनीतिक संस्थाओं और उनके बारे में स्थापित परंपराओं को छोड़े जाने के कतई पक्ष में नहीं है। आइवो जेनिंग्स लॉवेल के मत से सहमत नहीं दिखते। उनके विचार में ब्रिटेन के लोग किसी परंपरा अथवा प्रथा का समर्थन केवल इसलिए नहीं करते कि वे पुरातन काल से चली आ रही है। उनका समर्थन वे इसलिए करते हैं कि वे परंपराएं प्राचीन होने के उपरांत भी वर्तमान परिस्थितियों में उपयोगी हैं और व्यक्ति, सरकार और शासन विधान इन तीनों के हित में है। विश्लेषण की दृष्टि से यदि हम इसका अध्ययन करें तो अभिसमयों को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला भाग है राजा या राजपद से संबंधित अभिसमय। ब्रिटेन में सम्राट से संबंधित परंपराएं अथवा अभिसमय बहुत विकसित हुए। वे किस प्रकार के हैं, हम इस पे बात करते हैं। ब्रिटिश सम्राट कहा जाता है कि लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री बनाएगा। सम्राट मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करेगा। सम्राट को यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से विधेयकों पर वीटो करने या अपने निषेधाधिकार की शक्ति के प्रयोग का अधिकार है, परंतु लगभग 350 वर्षों से किसी भी सम्राट ने विधेयक पर अपने वीटो का प्रयोग नहीं किया। तो आज ये परंपरा स्थापित हो गई है कि वह अपने वीटो का प्रयोग भी नहीं करेगा। सम्राट समस्त शासन प्रशासन अपने मंत्रियों के परामर्श से ही करेंगे। सम्राट को यद्यपि लोक सदन को भंग करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है, परंतु अब ये एक परंपरा, एक अभिसमय विकसित हो गया है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही कर सकेंगे। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। तो इस प्रकार सम्राट या राजपद से संबंधित, क्राउन से संबंधित कुछ अभिसमय निश्चित रूप से विकसित हो गए हैं और उनका लगातार पालन वहां की शासन व्यवस्था में हुआ है। दूसरे प्रकार की है मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। यहां कहा जाता है बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से ही मंत्रिमंडल का गठन करेगा। प्रधानमंत्री लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, लॉर्ड सभा का नहीं, अर्थात वह निम्न सदन से होना चाहिए, उच्च सदन अर्थात लॉर्ड सभा का सदस्य न हो। मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णयों को सदैव गुप्त रखा जाएगा जब तक कि ऐसी आवश्यकता न हो कि उन्हें जनता के सामने या अन्य सभी व्यक्तियों के सामने प्रकट करना पड़े। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल अपने पद से त्यागपत्र दे देगा। तो इस प्रकार कुछ परंपराओं का पालन मुख्य रूप से मंत्रिमंडल के संदर्भ में हुआ है और उनका निर्बाध रूप से ब्रिटिश व्यवस्था में पालन होता रहा है।
यहाँ संसद से संबंधित अभिसमय भी हैं जो संसदीय व्यवस्था का निर्धारित करते हैं। जैसे संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। लॉर्ड सभा का अधिवेशन जब अपील के न्यायालय के रूप में होता है, तब कानूनी लॉर्ड्स को उसमें अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए। लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे वहां स्पीकर कहा जाता है, राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय स्थिति में होता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और इस प्रकार करता है कि सदन स्वयं अपने मामलों पर निर्णय कर सके। इसके साथ ही अधिराज्यों अथवा राष्ट्रमंडल से संबंधित भी कुछ परंपराएं विकसित हुई हैं। जैसे कि राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा अथवा ब्रिटेन की रानी करेंगे। किसी भी उपनिवेश के संदर्भ में उसके संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना उसे प्राप्त हो जाए। राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तो इस प्रकार इन चार कैटेगरीज में, इन चार भागों में वहाँ की परंपराओं को, अभिसमयों को वर्गीकृत करके हम देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि इंग्लैंड में संविधान, यहाँ वहाँ के संविधान में परंपराएं न केवल संख्या में बहुत अधिक है, बल्कि उनका महत्व भी बहुत अधिक है। ब्रिटेन की समूची मंत्रिपरिषद प्रणाली संवैधानिक परंपराओं पर आधारित है। ये परंपराएं विधि की किसी पुस्तक में नहीं लिखी गई, कहीं देखी नहीं जा सकती, लेकिन वहाँ के समाज में, वहाँ की शासन व्यवस्था में और वहाँ के नागरिकों में ये परंपराएं बहुत घर कर गई हैं और इनका निर्बाध रूप से निरंतर पालन होता रहा है। हम आते हैं ब्रिटेन के संविधान में आखिर अभिसमयों का इतना महत्व क्यों है। क्या ऐसे कारण है कि जिनसे अभिसमय लगातार रहे हैं, उनका पालन होता रहा है और जनता और शासन दोनों उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अभिसमय अथवा संवैधानिक परंपराएं ब्रिटिश शासन का, संविधान का अभिन्न अंग है। ये ब्रिटिश वासियों के स्वभाव तथा राजनीतिक व्यवहार में इतने गहरे समा गए हैं कि उनके बिना वहां का शासन अव्यवहारिक हो जाएगा। वास्तव में अभिसमय संविधान की आत्मा कही जाती है। अभिसमय कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करते हैं, अर्थात एक शारीरिक रूप से अपने संविधान को जीवित करते हैं। अभिसमय संविधान को कार्य रूप प्रदान करते हैं और उसे प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखते हैं। वास्तव में ब्रिटिश संविधान की आधारशिला ही अभिसमय है। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व हम कुछ पॉइंट्स के रूप में, कुछ बिंदुओं के रूप में जान सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु है कि ये अभिसमय संविधान के विकास में सहायक रहे। कहते हैं ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, अलिखित है, विकसित होता रहा है। तो इन्हें आखिर विकसित किसने किया, किस प्रकार से विकसित हुए? तो कहा गया है कि परंपराओं ने ही वहां के संविधान के विकास में सहायक और केंद्रीय कार्य किया है। दूसरा कहा जाता है शासन व्यवस्था को श्रेष्ठता प्रदान करना। परंपराओं के द्वारा ब्रिटेन में निरंकुश कार्यपालिका का लोकतांत्रिकरण हुआ है। हरमन फाइनर यहां तक कहते हैं, राजतंत्री संविधान को लोकतंत्री संविधान का रूप देने में और 17वीं शताब्दी से 21वीं सदी के आने तक ब्रिटेन के लोगों में नए अनुच्छेद को जोड़ना पसंद नहीं किया। वे रूढ़ियों के विकास पर ही लगातार निर्भर रहे। परंपराओं ने यह संभव बना दिया कि जिस मंत्रिमंडल के पीछे लोक सदन का बहुमत न हो, उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। और दोनों ही सत्तारूढ़ दल, विरोधी दल अपने उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर ही कायम रहते हुए कार्य करते रहे हैं और इसे परंपराओं के द्वारा एक स्वस्थ प्रेरणा प्रदान की गई। ब्रिटेन में परंपराएं संविधान को अनुकूल बनाती हैं, उसे कार्य रूप प्रदान करती हैं। संविधान इनके बिना कार्य नहीं कर सकता।
ब्रिटिश संविधान में इनका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इन्हें संविधान के विकास को स्वाभाविक बनाने का कार्य किया है। जहां संविधान के क्रियान्वयन में कठिनाइयां उत्पन्न हुई, वहां किसी न किसी परंपरा ने आकर उसे दूर किया है। राष्ट्रमंडल तथा जन संप्रभुता को सफल बनाना। कहा जाता है कि राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह है जो किसी न किसी समय ब्रिटेन के उपनिवेश थे और आज भी उनका एक संगठन दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय समूह के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका अध्यक्ष परंपरागत रूप से ब्रिटेन का सम्राट होता है। और वे अधिकांश देश ऐसे हैं जो आज लोकतंत्रात्मक हैं, परंतु लोकतंत्र होने के बावजूद अपने संगठन पर केंद्रीय नेतृत्व के रूप में ब्रिटेन के राजतंत्र को स्वीकार करना वहां की जन संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है, बल्कि परंपरागत रूप से होने के कारण परंपराओं ने इसे सफल बनाने का कार्य किया है। ब्रिटेन में परंपराओं ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा की है कि जिस प्रकार ब्रिटेन में विधि का शासन क्रियाशील है, विधि संपूर्ण है, विधि के आधार पर कार्य होता है और हर व्यक्ति को समान माना गया है, सभी के ऊपर समान प्रकार के कानून और समान प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की गई है, वे राजनीतिक और संवैधानिक व्यवहार में परंपराओं पर बहुत अधिक निर्भर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान में परंपराएं ऐसा केंद्रीय तत्व रहा है जिसने सदैव से वहाँ के संविधान को, वहाँ के संविधान की क्रियाशीलता में उसे सुगम बनाकर अपनी जनता के लिए श्रेष्ठ बनाने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।